हर बार जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, वही टूटी हुई सगाई की सुबह होती है। मैं पहले ही 7 बार मर चुका हूँ। पहली बार जब मैं फिर से जन्मा, मुझे नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है। मैंने अपनी किस्मत बदलने के लिए डेस्परेटली संघर्ष किया। इसलिए मैंने एक व्यापारी के साथ दुनिया की यात्रा की, विभिन्न कौशल सीखे, लेकिन चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की, 5वें साल में मैं फिर से युद्ध में मरा। दूसरी बार मैंने लोगों को ठीक करने और बचाने के लिए औषधि विज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन मैं फिर भी युद्ध में फंस गया और 5वें साल में मरा। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार मैंने अलग अलग जीवन जीने की कोशिश की। व्यापारी, औषधिविद, रसायनज्ञ, दासी, योद्धा, और मैंने ताले खोलने, तलवारबाजी, चिकित्सा, व्यापार जैसे कई प्रकार के कौशल सीखे। लेकिन परिणाम यह है कि चाहे मैं कहीं भी भागा, मैं हर बार 5वें साल में मर गया। यह सब उस आदमी की वजह से है जिसने युद्ध शुरू किया, विक्टर। 7वीं बार मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। मैं इस अंतहीन चक्र से थक चुका हूँ। इस जीवन में मैं और संघर्ष नहीं करना चाहता। मैं बस आराम से जीना चाहता हूँ, सभी परेशानियों और संघर्षों से दूर। जब राजकुमार भीड़ के सामने खड़ा होता है, मुझे उस घमंडी रवैये से अपमानित करता है और वह उस ब्रेकअप स्पीच को पढ़ता है जिसे उसने पूरे 5 दिन तक याद किया। मैं उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डालता। मुझे पता है कि वह क्या चाहता है, कुछ और नहीं, बस मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और फिर मेरे अपराधों की घोषणा करना। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। 7 जन्मों के बाद मैं उसकी बातों के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी हूँ। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। राजकुमार वहीं पर बौखला जाता है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना निर्णायक होऊंगा। दर्शकों के लिए यह दृश्य ऐसा नहीं लगता कि मुझे अस्वीकार किया जा रहा है। यह अधिक ऐसा लगता है कि राजकुमार को ठुकरा दिया गया है और वह टैंट्रम कर रहा है। मैं मुख्य प्रवेश द्वार से नहीं जाता। पिछले 6 जीवन में मैंने इस बार मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकला। मैं एक अलग दिशा में जाने की योजना बना रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा बदलाव मुझे उस व्यक्ति से मिलवाएगा जिसने मुझे मेरे पिछले जीवन में खुद अपने हाथों से मारा। एल्डोरा साम्राज्य का क्राउन प्रिंस, विक्टर। मेरा पूरा शरीर जम जाता है और जल्दी से घबराहट होती है। सम्राट विक्टर, उसका नाम मेरे मुंह से निकल जाता है। प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलता। ओह नहीं, मैंने खुद को पूरी तरह से उजागर कर दिया। विक्टर मुझ पर घूरता है, भौहें चिढ़ाते हुए। तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं एक पल के लिए जम जाता हूँ। तभी मुझे एहसास होता है यह हमारी इस जीवन की पहली मुलाकात होनी थी और एक आम इंसान जैसे मैं उसे कैसे पहचान सकता हूँ। इसलिए मैंने जल्दी से बताया कि मैंने उसके बारे में अफवाहें सुनी हैं। इसी वजह से मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन विक्टर इसे जाने नहीं दे रहा। वह मुझे घूरते हुए पूछता है, तुमने मुझे सम्राट कहा है ना? लेकिन मेरे पिता अभी भी जिंदा हैं। मैं अभी केवल एक राजकुमार हूँ। मैं तो खत्म हो गया, पूरी तरह से बेनकाब हूँ। मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं, इसलिए मैं बस कहता हूँ कि यह मेरी घबराहट में जुबान फिसल गई। फिर मैं बहाना बनाता हूँ कि मेरी सगाई टूट गई है और मुझे यहाँ रुकने का समय नहीं है। यह कहकर मैं बालकनी की ओर बढ़ता हूँ। एक ही झटके में मैं बालकनी से कूद जाता हूँ। मेरे पीछे मैं उस आदमी की हैरान आवाज सुनता हूँ। मुझे पता है कि मेरा ये कदम उसे चौंका गया, लेकिन मुझे पीछे देखने का समय नहीं है। उतरने के बाद मैं घर की ओर दौड़ता हूँ। मुझे अपने सालों में जमा किए गए पैसे निकालने हैं। पैसे के साथ मैं अपने पिछले 6 जीवन के ज्ञान का उपयोग कर सकता हूँ, एक बेफिक्र जीवन जीने के लिए। सही है, मेरे पिछले हर जीवन में मैंने पहले जीवन में कई कौशल सीखे। मैंने एक व्यापारी के साथ दुनिया की यात्रा की और 5वें वर्ष में युद्ध में मारा गया। दूसरे जीवन में मैंने औषधि विज्ञान का अध्ययन किया ताकि लोगों को ठीक कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं 5वें वर्ष में युद्ध में मारा गया। अगले जीवन में मैंने हर पेशा आजमाया, व्यापारी, औषधि विशेषज्ञ, रसायनज्ञ, नौकरानी, योद्धा, लेकिन जहां भी भागा मैं हमेशा 5वें वर्ष में मारा गया, क्योंकि उसी वर्ष सम्राट विक्टर युद्ध शुरू करता है और समहाउ ये हमेशा मुझ पर असर डालता है। थोड़ी देर चलने के बाद मैं इस शरीर की कमजोरी पर अफसोस करता हूँ। लगता है मुझे अभी और प्रशिक्षण की जरूरत है। इस क्षण मैं देखता हूँ राजकुमार मेरे दरवाजे पर काफी समय से इंतजार कर रहा है।
वह मेरी पहले की हरकतों को लेकर अभी भी परेशान है, उस सगाई टूटने की बात को लेकर। उसने इसे 5 दिन तक याद किया है। उसे मुझे सबके सामने ठीक से बेइज्जत करना है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। 7 जीवन के बाद मैं राजकुमार के शब्दों के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित हूँ। राजकुमार तुरंत गुस्से में आ जाता है। देखने वालों को ऐसा नहीं लगता कि मैं अस्वीकृति कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा लगता है जैसे राजकुमार को ठुकरा दिया गया है और वह गुस्से में बौखला रहा है। आसपास के लोगों की बातें सुनकर राजकुमार अब और सहन नहीं कर पाता। इस क्षण एक लड़की, जिसका नाम एलिस है, आगे बढ़ती है। वह राजकुमार के लिए बोल रही है, जिसे वह उम्मीद करती है कि मैं उसके प्यारे राजकुमार को और नहीं चोट पहुंचाऊंगा। राजकुमार तुरंत चौकस हो जाता है और मेरे अपराधों की सूची बनाने का मौका लेता है। कहता है कि मैं हमेशा एलिस को परेशान करता हूं और मेरे दिल में बुराई है। इस तरह के आरोपों से मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं शांति से कहता हूं कि मैं टूटे हुए सगाई को मानूंगा और मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। राजकुमार को मेरी इतनी शांति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे अगले शब्द उसे और भी चौंका देते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम और मिस एलिस सच में प्यार में हो। मैं तुम्हें दोनों को खुशी और एक लंबी जिंदगी की शुभकामनाएं देता हूँ। यह देखकर एलिस फिर से ताना मारने लगती है, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। इसके बजाय मैं उसे मौके पर ही एक सबक सिखाता हूँ, बिना किसी और विचार के सब कुछ कहकर। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। मैं इस जीवन की खुशहाल शुरुआत करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन मैंने जैसे ही 2 मीटर चलने की कोशिश की, मुझे अचानक एक खतरनाक उपस्थिति का एहसास होता है। मेरे पिछले जीवन के एक योद्धा की यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। मैं तुरंत पास के एक आदमी से तलवार छीन लेता हूँ और आने वाले खतरे की ओर वार करता हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी तलवार को रोका जाता है। मैं ऊपर देखता हूँ, यह फिर से विक्टर है। वह भी एक मास्टर है। वास्तव में इसे रोकने में सफल होता है। विक्टर बहुत हैरान है। वह मुझ पर घूरता है। तुमने अपनी तलवारबाजी कहाँ सीखी? मैं शांति से कहता हूँ, यह एक राज है। इस समय मैं जवाब नहीं देना चाहता। राजकुमार भी विक्टर की उपस्थिति को महसूस करता है और असहज महसूस करता है। मैं राजकुमार को कहता हूँ कि वह अपने शब्दों का ध्यान रखे, क्योंकि विक्टर एल्डोरा साम्राज्य का क्राउन प्रिंस है। राजकुमार मौके पर ही डर जाता है। सोचता है कि क्या यह वह राक्षसी क्राउन प्रिंस है जो अकेले ही एक पूरे योद्धा आदेश का नाश कर सकता है। उसे चुप होते देख मैं विक्टर की ओर मुड़ता हूँ और पूछता हूँ कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है, लेकिन जो वह अगला करता है वह मुझे पूरी तरह से चौंका देता है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह सम्राट, जिसने मेरी 7 बार मृत्यु का कारण बना, वास्तव में मुझसे प्रस्ताव देगा। बिना सोचे समझे मैं दृढ़ता से मना कर देता हूँ। क्या मजाक है? उसने मेरी 7 बार मृत्यु का कारण बना, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन उसकी प्रतिष्ठा अनदेखी करने के लिए बहुत बड़ी है। मेरे देश का राजा सीधे आकर अपने बेटे से तुरंत टूटे हुए सगाई के लिए माफी मांगता है। यदि संभव हो तो राजा चाहता है कि मैं विक्टर के प्रस्ताव को स्वीकार करूं। अपने देश के राजा के कहने पर मैं केवल विक्टर को थोड़ा सम्मान दे सकती हूं। इसके बाद हम एक विला में बात करने जाते हैं। मैं सीधे उससे पूछती हूँ कि उसका उद्देश्य क्या है। विक्टर कहता है कि वह बस मुझसे प्यार कर बैठा है और इसके अलावा अब जब मेरी सगाई टूट गई है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। क्या उसके साथ जाना सही नहीं है? अगर यह मेरा पहला जीवन होता, मैं बिना हिचकिचाए मान जाता, लेकिन 7 जन्मों के बाद मैं समझता हूँ कि जीवन में अनगिनत विकल्प हैं। मुझे भाग्य को चुपचाप स्वीकार नहीं करना है। मैं मना करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि पिछले 7 जन्मों में मैं युद्धों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से मरा, जो विक्टर ने शुरू किए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि वह ऐसा क्यों करता है। इसलिए अगर मैं उसके पास रहूं, तो शायद मैं सच्चाई जान सकूं और उस युद्ध को रोक सकूं। अंत में मैं मृत्यु के परिणाम से भी बच सकता हूँ। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरे कुछ स्वार्थी मांगे हैं। अगर तुम मानते हो तो तुम्हारे साथ जाना असंभव नहीं है। विक्टर मांगे सुनने से पहले ही सीधे कहता है, मैं कसम खाता हूँ, जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं तुम्हारी कोई भी मांग पूरी करूंगा। यह देखकर मैं पीछे नहीं हटता और 3 नियम बताता हूँ। पहला, शादी के लिए सभी आवश्यक चीजें उन व्यापारियों द्वारा तैयार की जानी चाहिए जिन्हें मैं नामित करूंगा। दूसरा, शादी के बाद
विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान के लिए एक स्थान तैयार किया जाना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं सम्राट के साथ नहीं रहना चाहता। इसके अलावा मैं किसी भी कर्तव्यों से इनकार करता हूँ क्योंकि मैं बस आराम से और स्वतंत्रता से जीना चाहता हूँ। विक्टर बिना हिचकिचाए मान जाता है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं सब कुछ पूरा करूँगा। बस ऐसे ही मैं दुश्मन राष्ट्र के राजकुमार का मंगेतर बन जाता हूँ। जल्द ही अगले दिन मैं साम्राज्य की ओर एक गाड़ी में बैठता हूँ, लेकिन रास्ते में मैं सो जाता हूँ। विक्टर इसे देखता है और मुझे छूना चाहता है, लेकिन मैं बहुत सतर्क हूँ। उससे पहले कि वह करीब आए, मैं अपनी तलवार खींच लेता हूँ। वह दोनों हाथ उठाकर बताता है कि वह बस वह चीज वापस लेना चाहता है जो उसकी है। तभी मुझे एहसास होता है कि मैं उसकी तलवार को तकिया बनाकर सो गया हूँ। मैं ऑकवर्डली उसकी तलवार उसे लौटाता हूँ। इस समय बाहर डाकू हमला करते हैं। विक्टर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर मुझे अंदर बंद कर देता है। मैं उसकी आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूँ? मैं सीधे एक बाल पिन का उपयोग करके ताले को खोलता हूँ और भाग निकलता हूँ। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दृश्य पर पहुँचता हूँ, मैं पाता हूँ कि सभी डाकुओं को विक्टर ने संभाल लिया है। मैं बहुत हैरान हूँ कि वहाँ एक भी डाकू मरा हुआ नहीं है। यह कल्पना करना कठिन है कि यह तानाशाह 5 साल बाद करेगा। मैं बहुत उलझन में हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने दिल में सवाल छुपा सकता हूँ, क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज घायल योद्धा का इलाज करना है। डाकुओं द्वारा इस्तेमाल किए गए खंजर जहरीले थे। ये जानलेवा नहीं है, लेकिन 3 दिन के लिए उन्हें लकवा मार देंगे। अब समूह में कोई प्रतिजीव नहीं है और साम्राज्य तक पहुंचने में 2 और दिन लगेंगे। इसलिए विक्टर तुरंत पहले लौटने का फैसला करता है ताकि प्रतिजीव ले सके, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं प्रतिजीव बना सकती हूँ। आसपास के योद्धा विश्वास नहीं करते कि एक कुलीन महिला जैसे मैं में ऐसी क्षमताएं होंगी, लेकिन जब वे मेरे कुशल कार्य देखते हैं तो वे सभी 2 मिनट में चौंक जाते हैं। प्रतिजीव तैयार है। उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि वे दवा के बारे में चिंतित हैं, इसलिए मैं निश्चयपूर्वक एक खंजर उठाती हूँ और अपनी ही बाह पर वार करती हूँ। विक्टर तुरंत घबरा जाता है, मेरी हाथ पकड़ने के लिए दौड़ते हुए। क्या तुम ठीक हो? वह पूछता है। मैं शांति से कहती हूँ, मैं बस सबको दवा की प्रभावशीलता दिखा रही हूँ। बस ऐसे ही सभी घायलों का इलाज हो जाता है। इसके बाद विक्टर मुझ में और भी ज्यादा रुचि रखने लगता है। वह जानना चाहता है कि मैं गाड़ी से कैसे भागी। मैं कहती हूँ कि यह एक राज है। दरअसल अपनी 5वीं जिंदगी में मैं एक नौकरानी थी। क्योंकि वह युवा महिला हर दिन अपने कमरे में बंद रहती थी, मैंने ताला खोलने की कला सीखी। देखते हुए कि मैं जवाब नहीं दे रही, विक्टर विषय बदल देता है। वह अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए मुझे धन्यवाद देता है। वह कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी तलवारबाजी इतनी उत्कृष्ट होगी और जड़ी बूटियों का ज्ञान भी इतना व्यापक है, जिससे मैं पूरी तरह से ठहर जाती हूँ। मैं सोच नहीं सकती कि मेरे सामने यह आदमी, जो अपने अधीनस्थों की इतनी परवाह करता है, 5 साल बाद कुख्यात तानाशाह बन जाएगा। थोड़ी देर बाद, 2 और दिन की यात्रा के बाद, मैं अंततः साम्राज्य पहुंच जाती हूँ। यह एक देश है जहां मैं अपने पिछले जीवन में कभी नहीं गई, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैंने अपनी पहली जिंदगी में दुनिया की यात्रा का सपना देखा था, लेकिन मैं साम्राज्य नहीं आई। अब यह इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। विक्टर मूल रूप से चाहता था कि मैं महल में रहूं, लेकिन वह जगह अभी साफ नहीं हुई है, इसलिए मुझे अस्थायी रूप से अतिथि कक्ष में रहना है। मैं कहती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है। बाद में महल में पहुंचने के बाद मैंने सीधे नौकरानी के कपड़े बदल लिए, क्योंकि मैं अपनी चौथी जिंदगी में एक नौकरानी थी। मैं कुशलता से कमरे की सफाई करती हूँ, लेकिन इस कपड़े के कारण अन्य नौकरानियां मुझे एक नए चेहरे के रूप में समझती हैं। वे यहाँ 3 साल से काम कर रही हैं और सुनकर कि क्राउन प्रिंसेस नौकरानियों का चयन कर रही हैं, वे बहुत उत्साहित हैं। लेकिन वे कभी नहीं सोच सकती कि मैं इस जगह की भविष्य की मालकिन बनूंगी। उन्हें पर्दे धोने की तैयारी करते हुए देखकर मैं कहती हूँ, जल्द ही बारिश आने वाली है, तुम उन्हें धोने की कोशिश मत करना। लेकिन वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं समझाता हूँ कि बादल बहुत नीचे हैं और पक्षी भी नीचे उड़ रहे हैं, ये सब बारिश आने के संकेत हैं, लेकिन फिर भी वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। सोचते हैं
कि एक नए आने वाले की बात पर कैसे भरोसा करें। वो मुझ पर ध्यान नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद जब मैं चला जाता हूँ, बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी ही दोपहर हो जाती है। कमरे का काम खत्म करने के बाद मैं बालकनी पर आता हूँ और साम्राज्य का दृश्य देखता हूँ। लेकिन मुझे तुरंत विक्टर की उपस्थिति का एहसास होता है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे अभी भी खोज लोगे। इतनी दूर से विक्टर बालकनी पर आता है, मेरी क्षमताओं से प्रभावित होकर। वो जानना चाहता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इस शहर को देख रहा हूँ। मैं लंबे समय से एल्डोरा साम्राज्य का दौरा करना चाहता था और अब ये आखिरकार सच हो गया है। इस पल मैं बहुत खुश हूँ। विक्टर मुझसे पूछता है कि मैंने तलवारबाजी और जड़ी बूटी की कला क्यों सीखी। ये एक कुलीन महिला के लिए आवश्यक नहीं है क्या? ये शब्द मुझे याद दिलाते हैं कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे क्या कहा था। एक ड्यूक की बेटी के रूप में तुम्हें अपने विचारों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुशी राजपरिवार में शादी करने और एक वारिस को जन्म देने में है। मैं उसके शब्दों को अस्वीकार करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने हर जीवन में अलग अलग कौशल सीखे। मेरी कीमत दूसरों द्वारा तय नहीं होनी चाहिए। इसे अपनी ताकत से साबित करना सब कुछ है। विक्टर मेरी दृढ़ता को देखता है और फिर चुप हो जाता है। तभी एक बॉल का निमंत्रण आता है। मुझे विक्टर के साथ जाना है ताकि हम विभिन्न देशों के कुलीनों के सामने अपने रिश्ते को प्रदर्शित कर सकें। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि 7 बार पुनर्जन्म लेने के बाद मैं अपने दुश्मन का मंगेतर बन जाऊंगी। इस आदमी को देखते हुए, जिसने मेरी मौत का कारण बना, मेरी भावनाएं बेहद जटिल हैं। पहले 6 जीवन में मैं उन युद्धों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से मरी जो विक्टर ने शुरू किए थे। लेकिन अपने आखिरी जीवन में एक योद्धा बनकर मैं विक्टर द्वारा मारी गई। इन बुरी यादों को याद करते हुए मैं विक्टर से थोड़ा प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। इसलिए बॉल में मैं नृत्य पर नियंत्रण पाना चाहती हूँ। लेकिन चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मैं उसकी लय नहीं बदल पाती। यह दृश्य मुझे अपने पिछले जीवन में विक्टर से लड़ाई की याद दिलाता है। तब भी मैं पूरी तरह से उसकी लय में फंस गई थी, जो अंततः मेरी मौत का कारण बना। इसलिए एहतियात के तौर पर मैं विक्टर से तलवारबाजी का अभ्यास करने का प्रस्ताव देती हूँ। उसने पहले कभी ऐसा अजीब अनुरोध नहीं देखा, जिससे उसे और भी अधिक महसूस होता है कि मैं अन्य कुलीन महिलाओं से अलग हूँ। जब गेंद खत्म होती है, इस समय विक्टर विभिन्न देशों के कुलीनों से निपटने के लिए जाता है। एक युवा कुलीन महिला, जिसकी नीयत ठीक नहीं है, मुझसे मिलती है और कहती है कि वह मेरे नृत्य से आकर्षित हुई है और मुझसे टोस्ट करना चाहती है। मैं उसकी नीयत को समझती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी मना नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी दूसरी जिंदगी में एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी। मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। मैं तुरंत पहचान लेती हूँ कि यह विशेष शराब है जिसमें मिर्च मिलाई गई है। मुझे पता है कि वह मुझे शर्मिंदा करना चाहती है, लेकिन मैं फिर भी इसे पी लेती हूँ और कहती हूँ कि इसका स्वाद काफी उत्तेजक है, लेकिन यह अच्छा है। मुझे शर्मिंदा करने में असफल होने पर युवा महिला का चेहरा काला पड़ जाता है और वह मुड़कर चली जाती है। फिर मैं बालकनी में जाकर शराब का आनंद लेना जारी रखती हूँ। विक्टर मेरे पीछे आता है और मुझे कहता है कि इस मजाकिया पेय को फेंक दूं। मैं कहती हूँ कि मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। फिर विक्टर सीधे शराब छीन लेता है और एक ही घूंट में इसे पी जाता है। उसके लिए भी तीखापन बहुत अधिक है और उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। मैं थोड़ी चौंकी और फिर कहती हूँ, धन्यवाद। विक्टर कहता है कि यह कुछ नहीं है। फिर मुझसे पूछता है, तुम नृत्य करते समय क्या सोच रही थी, क्योंकि तुम्हारी आंखें स्पष्ट रूप से मुझ पर नहीं थीं। तुम किसी और आदमी के बारे में सोच रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैं अपनी पुनर्जन्म का रहस्य नहीं बता सकती, इसलिए मैं तुरंत विषय बदल देती हूँ। मैं तुम्हारी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में चिंतित थी, क्योंकि नृत्य करते समय मैंने देखा तुम्हारे बाएं कंधे की हरकतें लगातार दाएं से धीमी थीं। यह स्थिति आमतौर पर किसी चोट के कारण होती है। विक्टर यह सुनकर बहुत चौंक जाता है। फिर वह अपने बाएं कॉलर के बटन खोलता है। मैं वहीं पर स्टन रह जाती हूँ। उसके गले के चारों ओर घाव हैं, जैसे किसी ने विक्टर को मारने की कोशिश की हो। मैं पूछती हूँ कि यह किसने किया,
लेकिन विक्टर एक पल के लिए चुप रहता है। फिर वह तेजी से हॉल में लौट जाता है। यह अगला दिन है। आज राजकुमारी की दासियों का चयन करने का दिन है और सभी दासियां मेहनत कर रही हैं। लेकिन वे कभी नहीं सोच सकती कि राजकुमारी उनके बीच में है। क्योंकि मुझे उपयुक्त लोगों का चयन करना है, मैं भी एक दासी बनकर चुपचाप देखती हूँ। क्योंकि अपनी चौथी जिंदगी में मैं एक कुलीन परिवार की दासी थी। मैं इन कार्यों को आसानी से संभालती हूँ। यहाँ 2 दिन से मिश्रित हूँ। कोई भी ध्यान नहीं देता। जल्दी ही दोपहर हो जाती है और सभी नौकरानियों को महल में बुलाया जाता है। लाल बालों वाली नौकरानी रोसालिंड यह पाती है कि यह कमरा, जिसे उन्होंने साफ नहीं किया, आश्चर्यजनक रूप से साफ है। इसके अलावा उसे सभी नौकरानियों में ध्यान खींचने वाली नई लड़की कहीं नजर नहीं आती। इसी समय प्रबंधक घोषणा करता है कि क्राउन प्रिंसेस आ गई हैं। सभी अभिवादन में झुकते हैं। जब मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ, रोसालिंड को समझ में आता है कि वह क्राउन प्रिंसेस, जिसे वह खुश करने की कोशिश कर रही थी, दरअसल वही नई लड़की है जिस पर उसने कई बार तिरस्कार किया। यह बड़ा अंतर सभी नौकरानियों को चुप कर देता है। मैं माफी मांगती हूँ और बताती हूँ कि मैंने उन्हें धोखा देने का कारण बेहतर चयन करना है। फिर मैं चुनी गई नौकरानियों के नामों की घोषणा करने लगती हूँ। आश्चर्य की बात नहीं है, वे सभी नई हैं। यह रोसालिंड के लिए अस्वीकार्य है। उसने यहाँ 3 साल काम किया है। वरिष्ठता के आधार पर उसे निश्चित रूप से चुना जाना चाहिए। प्रबंधक रोसालिंड को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं। फिर तुरंत रोसालिंड को उसकी नौकरानी की स्थिति से इस्तीफा देने का आदेश देती हूँ। यह अचानक का झटका रोसालिंड को घुटनों के बल गिरा देता है। वह पहले एक अमीर व्यापारी की बेटी थी, लेकिन उसके परिवार के दिवालिया होने के बाद उसे नौकरानी बनना पड़ा। अगर वह यह नौकरी भी खो देती है तो उसके पास सच में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मैं एक दुष्ट महिला नहीं हूँ। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने उसके व्यवहार का अवलोकन किया है। वह नई लड़कियों को सिखाती है, लेकिन केवल मौखिक निर्देशों के माध्यम से। अधिकांश नई लड़कियां निरक्षर हैं, इसलिए उनके पास यह लिखने का कोई तरीका नहीं है कि क्या करना है और इसे सीखें। मेरे शब्द रोसालिंड को उसके शुरुआती दिनों की याद दिलाते हैं, जब वह एक नौकरानी थी। तब वह प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने ध्यान देने के लिए चीजें लिखी थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि ये नई लड़कियां बिल्कुल भी पढ़ या लिख नहीं सकतीं, इसलिए एक बार सिखाना पूरी तरह से बेकार था। अपनी शिक्षण में कमी को समझते हुए रोसालिंड आंसुओं में माफी मांगती है। इस समय अन्य नई लड़कियां भी मुझसे विनती करती हैं, कहती है कि हालांकि रोसालिंड थोड़ी सख्त है, वह उनकी परवाह करती है। इस बिंदु पर मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं वास्तव में उसे निकाल रही हूँ, लेकिन केवल उसे एक और पद देने के लिए, क्योंकि मैं सभी नौकरानियों को पढ़ना और लिखना सिखाने की योजना बना रही हूँ। इसलिए रोसालिंड, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षक के लिए पहली पसंद है। यह भाग्य अचानक उसके हाथ में आ गया। यह लगभग रोसलिंड को खुशी के मारे रोने पर मजबूर कर देता है जब यह मामला विक्टर के कानों तक पहुंचता है। सेवक मेरी पहल की सराहना करता है और वह बहुत अच्छा दिखता है। वह इस बात का इंतजार कर रहा है कि मैं इस देश में क्या उपलब्धियां हासिल करूंगा। विक्टर इस सुनकर कुछ नाराज है। मेरी पत्नी की सराहना की जानी चाहिए, न कि देश या रॉयल फैमिली के लिए लाभ पैदा करने के लिए। जब मैंने नौकरानियों की शिक्षा पूरी तरह से रोसलिंड को सौंप दी, तो मैं अपनी अगली योजना बनाने लगा। क्योंकि अपने पहले जीवन में मैं एक व्यापारी था जो दुनिया भर में यात्रा करता था और सिल्वर मून ट्रेडिंग कंपनी, जिसमें मैं था, को स्थापित हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। इसलिए मैंने तुरंत गिल्ड मास्टर मार्कस से संपर्क किया। इस जीवन में कुछ पैसे कमाने की योजना बना रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 7 जीवन के कौशल के साथ मैं व्यापार के पहले कदम पर ही बुरी तरह असफल हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कि मुझे अपने पहले जीवन के लिए गिल्ड मास्टर को ढूंढना होगा और मैं अपनी योजना को आसानी से लागू कर सकूंगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह न केवल मुझसे डरता नहीं है, बल्कि वह स्पष्ट रूप से कहता है कि वह सहयोग नहीं करना चाहता। मैं शुरू में कुछ भ्रमित हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि मार्कस को लाभ की बहुत अधिक चिंता है। मुझे लगता है कि वह सोचता है कि रॉयल्टी के साथ सहयोग करना निश्चित रूप से पैसे नहीं बनाएगा। इसलिए मैं निर्णायक रूप से अपनी पहचान बदलता हूँ और उस तवर्ण में जाता हूँ जो ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रायोजित है। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि मैं राजधानी में एक बड़ा
पैसे बनाने का व्यवसाय करने जा रहा हूँ और अगर वह रुचि रखते हैं तो वे सहयोग कर सकते हैं। फिर मुझे इतना आत्मविश्वासी देखकर मार्कस हंस पड़ता है। तुम एक युवा लड़की हो जो अभी वयस्क हुई है। अगर तुम मुझे पैसे बनाने में मदद कर सकती हो तो मैं तुमसे सीखना चाहूंगा। मार्कस को इस तरह से धोखा देने के बाद मैं चुपचाप महल लौटता हूँ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश करता हूँ, मुझे विक्टर को कमरे में एक नाराज चेहरे के साथ बैठा हुआ मिलता है। मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन विक्टर सीधे आकर मुझे दीवार के खिलाफ दबा देता है। वह इस बात से नाराज नहीं है कि मैं इतनी देर से लौटी, बल्कि वह चिंतित है कि मुझे बाहर खतरा हुआ। वह कहता है कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो अगली बार वह निश्चित रूप से मेरे साथ आएगा। हालांकि यह इतना गंभीर नहीं है। विक्टर अभी भी यह जानने के लिए उत्सुक है कि मुझे सिल्वर मून ट्रेडिंग कंपनी के साथ सहयोग क्यों करना है। यह मुझे चौंका देता है क्योंकि निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता कि मार्कस मेरे पिछले जीवन में मेरे प्रति दयालु था, इसलिए मैंने तुरंत विषय बदल दिया। मैंने विक्टर से पूछा कि क्या वह भूखा है। फिर हम रसोई में जाते हैं। क्या तुम बाद में भूखे हो? चलो रसोई में चलते हैं। मैंने सब्जियों और औषधीय जड़ी बूटियों के साथ एक बर्तन सूप बनाया, लेकिन चाहे मैं इसे कितना भी चखूं, इसका स्वाद ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मुझे विक्टर से सिर्फ माफी मांगनी पड़ती है। मैं कहती हूँ कि मैं वास्तव में खाना बनाने में बहुत अच्छी नहीं हूँ। विक्टर यह सुनकर थोड़ा हैरान होता है। उसने वास्तव में मुझे किसी चीज में कमजोर नहीं देखा है, हालांकि मैं कहती हूँ कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है। जब वह इसे चखता है तो उसे इसका स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगता है। फिर हम देर रात के नाश्ते के लिए कमरे में लौटते हैं। मैं व्यापार कंपनी के साथ सहयोग के मामले को पूरी तरह से समझाती हूँ। सुनने के बाद विक्टर मुझे आगे बढ़ने के लिए कहता है और वह पूरी तरह से मेरा समर्थन करेगा। जाने से पहले वह पूछता है कि क्या मैंने उसके छोटे भाई से मिला है। मैं कहती हूँ कि नहीं। विक्टर संतुष्ट होता है और बताता है कि अगर उसका छोटा भाई मुझे खोजने आए तो मुझे उसे नजरअंदाज करना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों, लेकिन विक्टर जवाब नहीं देना चाहता और पल भर में चला जाता है। आधी रात है और मैं सो नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे राजधानी में पैसे कमाने वाला व्यवसाय सोचने की जरूरत है। मुझे यहाँ की जनसंख्या के लिंग अनुपात जैसे कारकों को समझना होगा और आसपास की क्षेत्रीय स्थितियों को। मैं पूरी रात पढ़ाई करती हूँ, फिर सुबह जल्दी खेतों में काम करने के लिए दौड़ती हूँ, क्योंकि मैं केवल उन औषधीय जड़ी बूटियों पर भरोसा कर सकती हूँ जिन्हें मैं खुद उगाती हूँ। लेकिन जब मैं जड़ी बूटी के खेत में पहुँचती हूँ तो मुझे वास्तव में वहाँ एक बच्चा सोता हुआ मिलता है। चूंकि बालों का रंग इस देश में दुर्लभ है, मैं तुरंत पुष्टि करती हूँ कि बच्चा विक्टर का भाई सेबेस्टियन है। किसी की हलचल सुनकर सेबेस्टियन जाग जाता है। वह पहले मुझे नमस्ते करता है, फिर अपना परिचय देता है। हालांकि विक्टर ने कहा था कि मुझे उसे नजरअंदाज करना चाहिए। शिष्टता से मैं इस पल में जवाब देती हूँ। सेबेस्टियन मुझे बताता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन में कोई समस्या लगती है और उम्मीद करता है कि मैं इसे देखूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। पहले की मासूमियत तुरंत गायब हो जाती है। वह कहता है कि उसे मेरे बारे में खेद है कि मैं उसके देश में एक बंधक के रूप में शादी कर रही हूँ, इसलिए वह मुझे बचाना चाहता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेरा जवाब सेबेस्टियन को चौंका देता है। मैं कहती हूँ, मैं जानती थी कि मैं यहाँ एक बंधक के रूप में शादी कर रही हूँ और विक्टर मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मैं उसे बताती हूँ कि चिंता न करे। हालांकि मैं ऐसा कहती हूँ, सेबेस्टियन इसे बिल्कुल नहीं मानता, इसलिए वह चुपचाप एक पत्र लिखता है और इसे मेरे कमरे में डाल देता है। मुझसे कहता है कि आज रात आधी रात को चैपल में मिलूं। हालांकि यह कुछ संदिग्ध है, मैं फिर भी अपनी क्षमताओं पर बहुत आत्मविश्वासी हूँ, इसलिए मैं चैपल जाती हूँ। सेबेस्टियन मुझे लगातार यह मनाने की कोशिश करता है कि विक्टर एक ठंडे खून वाला हत्यारा है। न केवल उसने हत्या की है, युद्ध भूमि पर अनगिनत लोगों को मारने के बाद उसने अपनी माँ को भी मार डाला। अगर मैंने उसकी चेतावनी नहीं मानी तो मैं अगला मरने वाला हो सकता हूँ। लेकिन यह सुनकर मैं वास्तव में बहुत शांत हूँ, यहाँ तक कि मैंने विक्टर से शादी की, सब कुछ जानते हुए। आखिरकार विक्टर ने मुझे पहले 7 बार मारा है, तो 8वीं बार क्या फर्क पड़ता है। सेबेस्टियन यह सुनकर पूरी तरह से चुप है।
वह मुझे बताना चाहता है कि समस्या कितनी गंभीर है। लेकिन अचानक विक्टर इस पल पर प्रकट होता है। वह सेबेस्टियन को चेतावनी देता है कि वह फिर से मेरे सामने न आए। सेबेस्टियन जल्दी से माफी मांगता है, फिर वह तुरंत चैपल छोड़ देता है। जब वह चला जाता है तो मैं भी विक्टर से कहती हूँ, मैं इस बात से प्रभावित नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही उसकी पत्नी बनने का संकल्प ले लिया है। यह सुनकर विक्टर 2 सेकंड के लिए चौंक जाता है, फिर तुरंत जवाब देता है, मुझे अपनी बाहों में समेट लेता है। लेकिन अगले दिन सेबेस्टियन अभी भी हार नहीं मानता। वह एक गद्दार की व्यवस्था करता है जो मुझे आम जनता के क्षेत्र में अपहरण कर ले जाता है और एक काल कोठरी में बंद कर देता है। लेकिन शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं, जो काल कोठरी में बंद थी, पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल सकती हूँ। विक्टर ने वास्तव में इसकी उम्मीद की थी। वह सोचता है कि मैंने निश्चित रूप से खिड़की से भागकर या सीधे काल कोठरी की दीवार में एक बड़ा छेद मारकर भागी। मैं कहती हूँ, यह कैसे संभव है? मैं सामान्य तरीके से दरवाजे से बाहर निकली। मैंने बस एक हेयर पिन से ताला खोला और फिर अपने पैर में छिपे हुए चाकू का इस्तेमाल किया ताकि काल कोठरी के पास सभी गार्ड्स को निपटा सकूं। बेशक मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने सिर्फ उन्हें बेहोश किया। सेबेस्टियन मुझे निराशा से देखता है। इसके बाद मैं अपने पहले जीवन के व्यापार अनुभव का उपयोग करती हूँ, नाखूनों के लिए नेल पॉलिश बनाने के लिए। यह न केवल लगाने पर सुंदर दिखती है, बल्कि नाखूनों के टूटने से भी रोकती है। मैं पहले इसे महल के भीतर प्रमोट करती हूँ और निस्संदेह इसे नौकरानियों से शानदार समीक्षाएं मिलती हैं। कुछ आत्मविश्वास पाने के बाद मैं इसे मार्कस के सामने पेश करती हूँ। वह इस उत्पाद से बहुत संतुष्ट है, यह मानते हुए कि यह निश्चित रूप से एक बेस्ट सेलर बनेगा अगर इसे कुलीन वर्गों में प्रमोट किया जाए। लेकिन मैंने समझाया कि नेल पॉलिश बनाने की लागत बहुत कम है, फिर भी इसमें काफी श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वह स्लम से लोगों को मदद के लिए रख सके। इस अनुरोध को सुनकर उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह पहले लाभ का व्यक्ति है, ऐसा करने से उसे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए वह मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। मैं उसे और मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह कहता है कि वह इस शर्त से सहमत नहीं हो सकता। कोई और विकल्प न होने पर मैं अपने बैकअप योजना पर जाती हूँ। मैं दस्तावेज निकालती हूँ जो उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं, जिसमें उसकी गंभीर रूप से बीमार बहन का जिक्र है। उसके गृहनगर में उसका चेहरा तुरंत गहरा हो जाता है। मैं उसके पृष्ठभूमि की जांच के लिए विशेष साधनों का उपयोग करने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन जो चीज मार्कस को चौंकाती है वह यह नहीं है कि मैं उसकी बहन के बारे में जानती हूँ, क्योंकि वह हर जगह चिकित्सा सहायता की तलाश कर रहा है। कई लोग इसके बारे में जानते हैं। जो उसे चौंकाता है वह यह है कि मेरे पास वास्तव में उसकी बहन का इलाज करने के साधन हैं, और यह सब इस तथ्य के कारण है कि मैंने अपनी दूसरी जिंदगी में एक प्राचीन महाद्वीप पर जड़ी बूटियों की चिकित्सा तैयारी का अध्ययन किया, और जो जड़ी बूटियां मैं अपने बगीचे में उगाती हूँ उनका उपयोग कुछ प्राचीन दवाओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। उनमें से एक उसकी बहन की बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन मार्कस अभी भी विश्वास नहीं करता कि मैं इतनी सक्षम हूँ। इसलिए उसे विश्वास दिलाने के लिए मैंने उसके पीछे खड़े 2 सहायक से पूछा कि क्या मैंने उन्हें पहले जो हैंगओवर की दवा दी थी वह अच्छी तरह से काम की। सहायक कहते हैं, उस रात उन्हें गंभीर हैंगओवर था, लेकिन मेरी दवा लेने के बाद वे तुरंत बहुत बेहतर महसूस करने लगे। मैंने समझाया कि मैंने वह दवा तैयार की थी। अगर वे मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं इसे मौके पर बना सकती हूँ। मार्कस इस सुनकर विचार में पड़ जाता है, फिर वह तुरंत निर्णय लेता है, मेरी शर्तों से सहमत होता है। हालांकि मैं उसका पैसा नहीं चाहती। मैं कहती हूँ कि मैं उसे यह दवा बिना शर्त प्रदान करूंगी। सच में उसकी बहन का उपयोग करना मेरी असली मंशा कभी नहीं थी। मैं बस चाहती हूँ कि आप उन लोगों के बारे में भी सोचें जो झुग्गियों में रहते हैं, जो जीने के लिए नौकरी के अवसर की तलाश में हैं, और उनके छोटे भाई बहन भी बीमार हो सकते हैं। यह सुनकर मार्कस अपनी पहले की अशिष्टता के लिए माफी मांगता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा उद्देश्य इतना महान होगा। वह यह भी प्रस्तावित करता है कि अगर मैं व्यापार करना चाहूं तो उसकी ट्रेडिंग कंपनी बिना शर्त मदद करेगी। जल्दी ही सौदा पूरा हो जाता है।
अगले दिन एक झपकी में आ जाता है क्योंकि विक्टर ने पिछले रात नाइट वॉच का आदेश दिया था। वह लगभग सोया नहीं है। स्टूवर्ड सुझाव देता है कि वह थोड़ी देर की झपकी ले, लेकिन चूंकि अब दिन का उजाला है और महल भीड़-भाड़ और अराजकता से भरा है, विक्टर आराम करने की योजना नहीं बनाता और इसके बजाय काम करना जारी रखता है। इसे देखकर मैं सीधे विक्टर को उसके कमरे में खींच ले जाती हूँ। अपनी चौथी जिंदगी में मैंने एक महिला की नौकरानी के रूप में काम किया था, इसलिए मुझे नींद में मदद करने के कुछ तरीके पता हैं। मैं पहले उसके पास रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इस तरह विक्टर सो नहीं पाता। इसलिए मैं एक अलग तरीके पर स्विच करती हूँ, लेकिन इस तरीके से विक्टर सो नहीं पा रहा, इसलिए मैं एक अलग तरीका अपनाता हूँ। मैं उसके पास लेट जाता हूँ और उसके सीने को हल्का हल्का थपथपाता हूँ, जैसे दिल की धड़कन को शांत करने के लिए। ऐसा मैं उस छोटी लड़की की मदद करने के लिए करता हूँ जब वह पहले आराम नहीं कर पा रही थी। इस पल में मैं उसके गले के घाव की ओर खींचा चला जाता हूँ, उसकी अनुमति लेकर। मैं उस निशान को छूता हूँ, जैसे उसकी पीड़ा को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। समय उड़ जाता है और दोपहर हो जाती है। मैं सच में सो गया था। जब मेरी आंखें खुलती हैं, तो पता चलता है विक्टर कब का जाग चुका है और मुझे देख रहा है। मुझे बहुत शर्म आती है और मैं वहां से जाना चाहती हूँ, लेकिन तभी स्टूवर्ड अचानक रिपोर्ट देने आता है और विक्टर जल्दी से मुझे कंबल से ढक देता है, घबराकर। वह थोड़ा दोषी सा लगता है, देखकर कि उनके पास महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं अपने कमरे में लौटती हूँ और मुझे सिल्वर मून ट्रेडिंग कंपनी से एक पैकेज मिलता है, जिसमें एक विग है। यह इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी भी मजबूत नहीं हूँ, इसलिए मैं एक आदमी के रूप में डिस्गाइज करना चाहती हूँ और नाइट ऑर्डर में शामिल होना चाहती हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में मैं प्रिंस एड्रियन से मिलूंगी, जिसे मैंने अपनी दूसरी जिंदगी में बचाया था, और रेमंड, जो मेरी तीसरी जिंदगी में मेरा मार्गदर्शक था। उनका स्वागत करने के लिए साम्राज्य एक भव्य भोज का आयोजन करता है और ड्यूक डोमिनिक, जो नाइट ऑर्डर का कमांडर है, वह भी शामिल होगा। यह मुझे पूरी तरह से चौंका देता है क्योंकि सिर्फ 2 दिन पहले मैंने एक आदमी के रूप में डिस्गाइज किया था ताकि मैं प्रशिक्षु नाइट्स में घुसपैठ कर सकूं, और मुझे डोमिनिक से सामना करना पड़ा, जो यहाँ अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। सौभाग्य से उसने मेरी असली पहचान नहीं खोजी और केवल यह शिकायत की कि मैं औसत पुरुषों से छोटा हूँ। उसने सुझाव दिया कि मैं वापस जाऊं और अधिक गोश्त खाऊं ताकि प्रोटीन बढ़ सके। सुबह की ट्रेनिंग के बाद मैं एक छोटे से केबिन में जाता हूं, अपने प्रशिक्षण के कपड़े बदलता हूं और फिर से बालकनी पर चढ़कर महल लौटता हूं। नौकरानियां मेरी इस आदत की आदी हो चुकी हैं। उन्होंने महल के अंदर के लिए कपड़े तैयार कर रखे हैं। कपड़े बदलने के बाद मैं खाने के लिए तैयार होती हूं। मुझे विक्टर मिलता है, जो अभी आधिकारिक काम खत्म करके आया है। वह मुझे कहता है कि मैं शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में उसका इंतजार करूं, कल दोपहर 2 बजे। मैं सहमत होती हूं और कहती हूं कि मैं एक ऐसा कपड़ा तैयार करूंगी जो शहर में अजीब नहीं लगेगा। तो अपने कमरे में लौटने के बाद मैं अपनी भूरे रंग की लिनन की ड्रेस निकालने की योजना बना रही थी, लेकिन रोसलिन मुझे जल्दी रोक देती है। वह कहती है कि कपड़े चुनने का मामला उसे छोड़ दूं। तो जब अगला दिन आता है, मैं सिर्फ नई ड्रेसेस पहन नहीं रही हूँ, बल्कि एक नया हेयर स्टाइल भी बना रखा है। विक्टर तुरंत पहचान लेता है कि यह नौकरानी का काम है, क्योंकि अगर मैं खुद को सजाती तो यह निश्चित रूप से एक लिनन की ड्रेस होती, एक साधारण रोब के साथ। मुझे उसकी तरफ घूरते हुए देखकर वह जल्दी से कहता है कि मैं इस तरह बहुत अच्छी लग रही हूँ। इसके बाद हम अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। रास्ते में एक बाजार से गुजरते हैं और मैं बेहद उत्साहित हो जाती हूँ क्योंकि दुनिया भर के सामान प्रदर्शित हैं। थोड़ी देर ब्राउजिंग करने और कुछ स्वादिष्ट चीजें चखने के बाद हम एक रहस्यमय भूमिगत दुकान पर पहुँचते हैं। दुकान का मालिक 3 अलग अलग रत्न निकालता है और मुझसे पूछता है कि इनमें से कौन सा नकली है। मैं उन्हें ध्यान से देखती हूँ और ईमानदारी से कहती हूँ कि मुझे नहीं पता। यह देखकर मालिक कोई तिरस्कार नहीं दिखाता, बल्कि वह मेरी ईमानदारी से बहुत संतुष्ट होता है। फिर मैं पूछती हूँ कि क्या मैं एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग कर सकती हूँ। एक आवर्धक कांच से देखने के बाद मैं पाती हूँ कि सभी 3 रत्न नकली हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, भले ही वे नकली हों। कई लोग फिर भी उन्हें पसंद करेंगे।
मालिक बहुत चौंक जाता है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी ने उसकी चाल को देखा है। वह मेरी बहुत सराहना करता है और कहता है कि वह मेरे लिए अपनी सबसे अच्छी वस्तुएं लाएगा। यह सुनकर मैं उलझन में पड़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस समय रत्न खरीदने का कोई इरादा नहीं है। विक्टर बोलता है, हमारी यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे लिए एक शादी की अंगूठी खरीदना है। यह सुनकर मैं तुरंत मना कर देती हूँ, लेकिन विक्टर कहता है कि अगर मैं यहाँ अंगूठी खरीदती हूँ तो उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा। वह शहर में बहता है और आर्थिक संचार को बढ़ावा देता है। जब उसने ऐसा कहा तो मैं वास्तव में मना नहीं कर सकती, इसलिए मैं रत्न के प्रकार का चयन करना शुरू करती हूँ। लेकिन 2 मिनट तक देखने के बाद मैं अभी भी तय नहीं कर पाती कि कौन सा। इस बिंदु पर मालिक सुझाव देता है कि मैं ज्यादा न सोचूं, बस इसे एक ताबीज चुनने की तरह समझो और एक रंग चुनो जो मुझे पसंद हो। पसंदीदा रंगों की बात करते हुए मैं विक्टर की आंखों की ओर देखती हूँ। मालिक तुरंत कहता है कि वह समझती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और तुरंत विक्टर की आंखों के रंग का एक रत्न लाती है। समय तेजी से दोपहर में चला जाता है और विक्टर और मैं साम्राज्य की शहर की दीवारों पर पहुंचते हैं। वह बहुत जिज्ञासु है कि मैंने अंगूठी का आकार मापने के लिए बाई अंगूठी की उंगली का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से क्यों कहा। मैं बताती हूँ कि मेरे देश में शादी के दौरान बाई अंगूठी की उंगली पर अंगूठी पहनने की एक परंपरा है। जवाब देने के बाद मैंने भी उससे एक सवाल पूछा जो मुझे जानने की इच्छा थी, क्योंकि एल्डोरा साम्राज्य में अंगूठी की परंपरा नहीं है, फिर भी वह मुझे अंगूठी देना चाहता है। इसका वह कारण बताता है। अंगूठी देने का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें वो आभूषण पहनते हुए देखना पसंद है जो मैंने तुम्हें दिए हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है और मैं तुरंत कहती हूँ कि जब अंगूठी तैयार हो जाएगी तो मैं पहले उसे दिखाने के लिए पहनूंगी। इस समय सूरज ढलने वाला है और मुझे लगता है कि विक्टर किसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि दिन भर वह बार बार अपनी जेब की घड़ी देखता रहा है, लेकिन जब से हम शहर की दीवार पर आए हैं उसने फिर से इसे नहीं देखा। इससे यह संकेत मिलता है कि विक्टर जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है वह जल्द ही आने वाला है। अर्नोल्ड एक बार फिर मेरी अवलोकन क्षमता से प्रभावित होता है। वह बताता है कि वह व्यक्ति प्रिंस एड्रियन है, लुमिना साम्राज्य से, क्योंकि एड्रियन उनकी सगाई समारोह में अनुपस्थित था। बीमारी के कारण वह इस बार विशेष रूप से अपनी विलंबित शुभकामनाएं देने आ रहा है। यह सुनकर मैं चौंक जाती हूँ, क्योंकि एड्रियन वही प्रिंस है जिसे मैंने अपनी दूसरी जिंदगी में चिकित्सा का अध्ययन करते समय बचाया था। लुमिना साम्राज्य, जिसे वह प्रतिनिधित्व करता है, को रत्न साम्राज्य के रूप में जाना जाता है और वहां की जिंदगी समृद्ध है, लेकिन यह पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। सभी खाद्य और दैनिक आवश्यकताएं पड़ोसी देशों के साथ व्यापार पर निर्भर करती हैं, लेकिन युद्ध में विक्टर जो 5 साल बाद शुरू करेगा, यह साम्राज्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। जल्द ही एड्रियन अराइव्स होता है। जैसे ही वह मुझे देखता है वह कहता है कि उसने एक बार सोचा था कि विक्टर द्वारा चुनी गई पत्नी निश्चित रूप से एक सुंदर राजकुमारी होगी, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उसे एहसास होता है कि वह गलत था, क्योंकि मैं एक देवी की तरह सुंदर हूँ। इस तरह की प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन विक्टर जलन महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे वह एड्रियन को मार डालना चाहता है। इसके बाद मैं उससे पूछती हूँ कि क्या कुछ अप्रिय हुआ है। विक्टर मुझे बताता है कि इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वह बताता है कि एड्रियन के साथ कई विद्वान भी यात्रा कर रहे हैं, और अगर मुझे उनसे कुछ पूछना है तो वह उनके लिए मुझे बुला सकता है। वह मुझे यह भी याद दिलाता है कि कुछ दिनों में एक स्वागत भोज आयोजित किया जाएगा और मुझे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इस बारे में बात करते हुए विक्टर जोड़ता है कि नाइट ऑर्डर के कमांडर डोमिनिक भी भोज में उपस्थित होंगे, क्योंकि उन्हें एड्रियन की यात्रा का उद्देश्य नहीं पता है। डोमिनिक को साम्राज्य में अस्थायी रूप से वापस बुलाया गया है। यह सुनकर मैं तुरंत घबरा जाती हूँ, क्योंकि डोमिनिक ने मुझे एक आदमी के रूप में देखा है। तो अगर मैं उसे भोज में मिल गया तो मेरी पहचान जरूर उजागर हो जाएगी। लेकिन अभी जो जरूरी है वो मेरी पहचान का खुलासा नहीं है, बल्कि एड्रियन की बीमारी है। लौटने के बाद
मैं कमजोरी का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियां तैयार करने लगा, क्योंकि मेरी दूसरी जिंदगी में मैंने ही उसकी बीमारी का इलाज किया था। इसलिए इस जिंदगी में भी मैं वही नुस्खा अपनाने का सोच रहा हूँ। लेकिन उसे मेरी दवा कैसे पिलाऊं, ये इस समय एक समस्या है। तभी एक आदमी, जिसका नाम रेमंड है, पास आता है। वह उस औषधीय जड़ी बूटियों के क्षेत्र में बहुत रुचि रखता है, जिसे मैं उगा रहा हूँ। मैं अपनी खुशी को दबाते हुए उसे नमस्ते करता हूँ, क्योंकि रेमंड मेरी तीसरी जिंदगी का गुरु है। हम तुरंत घुल मिल जाते हैं और मैं एड्रियन की बीमारी का इलाज करने का अपना विचार साझा करता हूँ। रेमंड बहुत इच्छुक है, क्योंकि यह उसकी यात्रा का एक उद्देश्य है, एड्रियन के साथ एल्डोरा साम्राज्य में। फिर मैं दवा तैयार करता हूँ और एड्रियन को बताने की योजना बनाता हूँ कि यह उसकी कमजोरी को ठीक कर सकती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। एड्रियन सोचता है कि यह कुछ गंभीर है, लेकिन अगले ही पल मैं गंभीरता से कहता हूँ कि दवा पीना बहुत मुश्किल है। रेमंड पास खड़ा होकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, ऐसी छोटी बात को साइड इफेक्ट कैसे माना जा सकता है। फिर वह सीधे दवा उठाता है और मजबूरी से एड्रियन को पिलाता है। इसका स्वाद सच में भयानक है, और प्रभाव जानने के लिए हमें एड्रियन को एक रात आराम करने देना होगा। जब वह चला जाता है तो रेमंड मेरे लिए अपने शोध के रिकॉर्ड निकालता है। वह मेरी प्रतिक्रिया के प्रति जिज्ञासु है, क्योंकि जब एड्रियन ने उसके शोध के रिकॉर्ड देखे तो उसने सिरदर्द की शिकायत की। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि मैं वास्तव में उन्हें ध्यान से पढ़ रहा हूँ। इस समय विक्टर हमें रोकता है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और वापस जाकर आराम करने का समय है। दोनों पुरुष एक दूसरे को देखते हैं और माहौल अजीब सा हो जाता है। मैं जल्दी से विक्टर को रेमंड से मिलवाता हूँ। वह काफी ज्ञानी है, इसलिए मैंने उससे कहा है कि वह अपने ठहरने के दौरान मुझे सिखाए। यह समझकर कि उसने गलत समझा, विक्टर जल्दी से समझने की बात कहता है और बताता है कि वह जो भी जरूरत हो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर विक्टर और मैं महल लौटते हैं। वह पूछता है कि क्या मैं आमतौर पर इतनी देर तक काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब भी मैं किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मैं हमेशा समय का ध्यान खो देता हूँ। यह सुनकर विक्टर मुझे अपनी जेब घड़ी देता है। मैं हमेशा समय का ध्यान खो देती हूँ। यह सुनकर विक्टर मुझे अपनी जेब की घड़ी देता है। वह समझाता है कि इसे ले जाना आसान है और उसने इसे पहले युद्ध के मैदान में अक्सर इस्तेमाल किया है। मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि जेब की घड़ियां बहुत बारीकी से बनाई जाती हैं और ये बहुत कीमती होती हैं। मैंने नहीं सोचा था कि विक्टर इसे मुझे ऐसे ही दे देगा। 2 दिन पल में गुजर जाते हैं और जल्दी ही भोज का समय आ जाता है। प्रिंस एड्रियन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा है, क्योंकि मैं आम सैनिक के रूप में छिपता हूँ नाइट ऑर्डर की ट्रेनिंग में घुसने के लिए, और आज रात कमांडर डोमिनिक वहां होंगे। अगर मुझे पहचान लिया गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, इसलिए मुझे केवल अपने डिस्गाइज में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। इसी समय एक नौकरानी एक पत्र लाती है, जो पहले की कीमती पत्थर की दुकान के मालिक द्वारा भेजा गया है, क्योंकि अंगूठी का मूल उत्पादन समय 1 महीना था। लेकिन तैयार उत्पाद को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए मालिक ने लुमिना के राज्य से आए कारीगरों को काम पर रखा है, इसलिए डिलीवरी का समय काफी पहले आ जाएगा। जल्द ही शाम होती है और भोज शुरू होता है। एड्रियन भोज के लिए बहुत आभारी है, साम्राज्य जो उसके लिए आयोजित कर रहा है, और इसके अलावा मैंने जो दवा उसे दी है वह बहुत प्रभावी है। उसकी सेहत हाल ही में बहुत बेहतर हुई है। उसे देखकर लगता है कि वह विक्टर के साथ निजी तौर पर बात करना चाहता है। मैं जल्दी से कहता हूँ कि मैं पहले नीचे जाऊंगा ताकि नवाबों का स्वागत कर सकूं, लेकिन नीचे जाने से पहले मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैंने अपने 6वें जीवन में एक नाइट के रूप में सीखी गई कला का उपयोग करते हुए मेरी संवेदनशीलता का क्षेत्र तुरंत पूरे स्थान पर फैल जाता है, और मैं तुरंत डोमिनिक की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अगला काम है नवाबों के साथ बातचीत करना, डोमिनिक से दूर रहते हुए। इस समय रॉबर्ट नामक एक व्यापारी मुझसे मिलता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने उसकी माँ की दुकान से कीमती पत्थर खरीदे थे। और यह सुनकर सभी बहुत हैरान हैं, क्योंकि यहाँ तक कि सम्राज्ञी भी उस दुकान की ग्राहक नहीं बन सकती। तभी मुझे एहसास होता है कि वह दुकान कितनी प्रसिद्ध है। इसलिए ध्यान न आकर्षित करने के लिए मैं बताता हूँ कि मैं केवल कीमती पत्थर चुनने के लिए जिम्मेदार था।
और विक्टर ने वास्तव में खरीदारी की थी। यह सुनकर सभी और भी हैरान हो जाते हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि विक्टर, जिसे ठंडा और निर्दयी माना जाता है, वास्तव में एक महिला को कीमती पत्थर देगा। इस समय मैंने देखा कि विक्टर और एड्रियन दूसरी मंजिल पर चलने लगे हैं, इसलिए मैं चुपचाप उनका पीछा करता हूँ। उनकी बातचीत बहुत गंभीर है क्योंकि लुमिना का राज्य, जहाँ एड्रियन से है, बहुत समृद्ध है, लेकिन इसकी लगभग कोई सैन्य शक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि पड़ोसी देश कभी भी उसके राज्य को नष्ट कर सकते हैं। जहाँ एड्रियन का है, वह बहुत समृद्ध है, वहाँ लगभग कोई सैन्य बल नहीं है। इसका मतलब है कि पड़ोसी देश कभी भी उसके साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं। अगर वे हमला करने का इरादा रखते हैं तो एड्रियन एल्डोरा साम्राज्य के साथ एक गठबंधन बनाने की उम्मीद करता है, क्योंकि जांच के माध्यम से उसे पता है कि एल्डोरा साम्राज्य उसके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और कई सहायता नीतियों को लागू करता है। इसलिए लुमिना साम्राज्य के लिए एल्डोरा साम्राज्य का एक वासल राज्य बनना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से विक्टर ने उसके प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार कर दिया। गठबंधन बनाने की तुलना में मुझे लगता है कि आक्रमण करना और फिर शासन करना अधिक सुविधाजनक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विक्टर अंततः युद्ध के माध्यम से अन्य देशों को जीतने के अपने विचार में नहीं बदला है, जिसका मतलब है मैं शायद 5वें वर्ष में ही मर जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगले दिन विक्टर को पता चलता है कि मैंने खुद को छिपा रखा है। एक आदमी के रूप में रात के प्रशिक्षण समूह में घुसपैठ करने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हुए मैं उससे पूछता हूँ कि वह लुमिना साम्राज्य के साथ गठबंधन क्यों नहीं बनाता। विक्टर कहता है कि एक देश जिसने अपनी राष्ट्रीय शक्ति खो दी है, अब कोई मूल्य नहीं रखता। यह सिर्फ इस बात का मामला है कि कौन उस साम्राज्य को नष्ट करने वाला अंतिम प्रहार करेगा। यदि युद्ध होता है तो लुमिना साम्राज्य के लिए यह एक क्रूर विकल्प नहीं हो सकता, देखते हुए कि उसका मन बना हुआ है। मैं जानता हूँ कि कोई भी मनाने की कोशिश काम नहीं करेगी, इसलिए मैं एड्रियन को ढूंढता हूँ और कहता हूँ कि मैं उसके साथ मिलकर विक्टर को मनाना चाहता हूँ। मैं एड्रियन की मदद करने पर जोर देने का कारण यह है कि मैंने अपने पहले 3 जीवन में एड्रियन का सामना किया और हर जीवन में उसने मुझे अच्छा प्रभाव छोड़ा। अपने पहले जीवन में मैं एक व्यापारी था, लेकिन एड्रियन, जो राजसी था, ने हमें नीचा नहीं दिखाया और हमेशा हमारा सम्मान किया। अपने दूसरे जीवन में मैंने एक चिकित्सक के रूप में एक बार एड्रियन को बचाया और उसने मुझे सच्चे दोस्त के रूप में देखा। तीसरे जीवन में मैंने एक रसायनज्ञ के रूप में रेमंड का अनुसरण किया और एड्रियन ने हमेशा बिना शर्त हमारा समर्थन किया, वित्तीय सहायता प्रदान की, क्योंकि उसने विश्वास किया कि रेमंड और मेरी क्षमताओं के साथ हम निश्चित रूप से कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दुनिया को प्रभावित करेगा, और परिणाम ठीक वैसा ही था जैसा उसने अपेक्षित किया। रेमंड और मैंने अंततः बारूद विकसित किया, लेकिन हमारे विचार बारूद पर भिन्न थे। मैंने विश्वास किया कि ऐसी खतरनाक चीज को दुनिया में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन रेमंड का मानना था कि जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है उसका सही उपयोग होना चाहिए। भले ही दुनिया बारूद से बदल जाएगी, वह इस बदलाव के होने के तरीके के बारे में जिज्ञासु था। इसलिए जब उसे पता चला कि विक्टर की शासन नीति गठबंधन के बजाय आक्रमण को प्राथमिकता देती है, उसे बिल्कुल पता था कि उसने जो हथियार बनाया है वो किसके लिए होना चाहिए। इसलिए इस जीवन में मैं रेमंड को मनाने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन नतीजा मेरे तीसरे जीवन की तरह ही है। उसके विचार बदलने का कोई इरादा नहीं है। असल में उसकी विकृत मानसिकता उसके बचपन के अनुभवों का नतीजा है। जब वह पैदा हुआ, उसकी माँ प्रसव के दौरान मर गई और उसके पिता ने इस दुर्भाग्य का दोष उस पर लगाया। इसलिए रेमंड ने कभी प्यार नहीं महसूस किया। केवल पढ़ाई करते समय वह थोड़ी देर के लिए खुद बन पाता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा उसकी त्रासदी की शुरुआत बन गई। उसके पिता ने उसे एक शोध उपकरण की तरह देखा और अन्य शोधकर्ताओं द्वारा आदेशित किया गया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की और इसके बजाय अपने शोध में खुद को समर्पित कर दिया। उसने 5 साल की उम्र से पहले कई अद्भुत औषधियां बनाई, लेकिन शोधकर्ता उसे एक दानव की तरह देखते थे, क्योंकि रेमंड द्वारा विकसित की गई कोई भी औषधि लोगों को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि हर एक मौत का कारण बन सकती थी। जल्द ही युद्ध छिड़ गया और उसका देश नष्ट हो गया। उसके अलावा सभी शोधकर्ताओं और उसके पिता सहित अपनी जान गंवा बैठे। उसके बाद रेमंड ने पूरी तरह से शोध में खुद को समर्पित कर दिया और संयोग से उसने बारूद की खोज की। यह न केवल बनाना आसान है, बल्कि इसकी शक्ति वर्तमान दुनिया को पलटने के लिए पर्याप्त है।
इसलिए उसने विक्टर को बारूद देने का विचार बनाया। मुझे पता है कि विक्टर और रेमंड दोनों जिद्दी हैं। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए मुझे एक साथी खोजने का विचार आया। असल में यह सेबेस्टियन है और मुझे विश्वास है कि उसकी मदद से अंतिम परिणाम निश्चित रूप से बदला जा सकता है। पहले सेबेस्टियन सोचता है कि मेरा लक्ष्य विक्टर की मदद करना है, लेकिन मेरी योजना सुनने के बाद वह तुरंत अपनी तरफ बदल जाता है और कहता है कि वह मेरी मदद करने के लिए तैयार है। शाम को विक्टर को यह उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ उसके पक्ष में ज्यादा जुगनू होने के कारण मैं सीधे 2 मीटर की बालकनी से कूद जाऊंगी, लेकिन वह मुझे पकड़ लेता है। इससे मुझे बहुत आश्चर्य होता है। आखिरकार मैं निश्चित रूप से इस दूरी पर असफल नहीं होती, लेकिन विक्टर जो कहता है उससे मेरा दिल एक धड़कन छोड़ देता है। हालांकि मुझे तुम्हारी क्षमताओं का पता है, जानना एक बात है, लेकिन मेरा शरीर फिर भी स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करता है। मैं उसके मीठे शब्दों से चौंक जाती हूँ और विक्टर समय पर विषय बदल देता है। वह पूछता है कि मैंने पहले हॉलवे में क्यों नहीं गई और फिर सामने के दरवाजे से क्यों नहीं गई। उसकी बात सुनकर मैं भी उलझन में पड़ जाती हूँ। मैं अजीब तरीके से अपने सिर को खुजला रही हूँ, सोचते हुए कि मैंने इतनी साधारण विधि के बारे में क्यों नहीं सोचा। विक्टर मेरी प्रतिक्रिया से अम्यूज्ड है, क्योंकि मेरी असामान्य सोच अभी भी उसी तरह की है जैसे वह पहली बार मुझसे मिला था। मैंने ऐसा साधारण तरीका क्यों नहीं सोचा। विक्टर मेरी प्रतिक्रिया पर अम्यूज्ड है, क्योंकि मेरी असामान्य सोच वही है जब उसने पहली बार मुझसे मिला था। इस पल में मैंने कुछ अजीब देखा और उससे पूछा कि क्यों वह रात के बीच में एक तलवार लेकर चल रहा है। विक्टर समझाता है कि जुगनू की चमक मशाल की रोशनी की तरह लगती है। यह सुनकर मुझे भी ऐसा महसूस होता है। यह दृश्य युद्ध के मैदान पर मशालों की तरह लगता है विक्टर की युद्ध के लिए प्रवृत्ति तेज है। इस पल एक जुगनू उड़ता है। मैं विक्टर की आंखों में देखती हूँ और फिर से उनकी सुंदरता पर हैरान होती हूँ, लेकिन विक्टर को अपनी आंखें पसंद नहीं हैं, क्योंकि उसकी आंखों का रंग उसके पिता के समान है और वह अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि उसके पिता की कठोरता ने उसकी मां को दुखी किया। इसलिए जब वह छोटा था उसने इन आंखों को निकालने की भी इच्छा की थी, और यह भी उसके पिता के साथ असहमति के कारण है। विक्टर साम्राज्य से बहुत नफरत करता है। यह सुनकर मैं उसे सुझाव देती हूँ कि वह इस देश को समझने की कोशिश करे, इसके सुंदर पहलुओं को खोजे और इसे स्वीकार करना सीखे। लेकिन विक्टर सोचता है कि मेरी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मुझे केवल सब कुछ पूरी तरह से उपयोग करना सीखना है। मैंने तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खुद ही मार डाला है, इसलिए अगर तुम मेरी बाधा बनोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने में हिचकिचाऊंगी नहीं। वह सोचता है कि यह कहने के बाद मैं निश्चित रूप से हार मान लूंगी। लुमिना और साम्राज्य के बीच गठबंधन की योजना, लेकिन मैं आसानी से हार मानने की योजना नहीं बना रही। भले ही मैं उसकी पत्नी बन जाऊं, मैं अपने लक्ष्यों के लिए अभी भी काम करूंगी। भले ही विक्टर मुझे छोड़ दे, मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। बेशक अगर मुझे छोड़ दिया गया तो मैं बस मौत का इंतजार नहीं करूंगी। आखिरकार मेरे पास कई कौशल हैं। मैं एक नाइट के रूप में डिस्गाइज कर सकती हूँ या एक मेड होने का नाटक कर सकती हूँ। अगर ये काम नहीं करते तो मैं एक चोर बन जाऊंगी। चाहे मैं कितनी भी बार असफल हो जाऊं, मैं महल लौटकर उसे बदल दूंगी। यह सुनकर विक्टर स्टन्ड है और मेरे अगले शब्द उसके लिए और भी बड़ा झटका है। मुझे तुम्हारी आंखें पसंद हैं क्योंकि वो खूबसूरत हैं, चाहे तुम उनसे कितनी भी नफरत करो। मैं हमेशा उनकी तारीफ करने के लिए प्यार करूंगा। विक्टर इसे सहन नहीं कर पाता और जल्दी से कहता है, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी सो जाओ। इसके बाद मैं रेमंड को रोकने की अपनी योजना को नहीं छोड़ता। रेमंड को विक्टर को बारूद देने से रोकने के लिए मैं उसे नजर में रखता हूँ, और मैं लुमिना साम्राज्य के साथ गठबंधन की योजना को भी नजरअंदाज नहीं करता। एड्रियन के साथ चर्चा करने के बाद मैं उसके और विक्टर के बीच एक मीटिंग का आयोजन करता हूँ, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले मैं विक्टर से पहले एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि आज मुझ में कुछ अलग है? वो बस एक बार मुझे देखता है और कहता है, सारे बालियां, ये कंगन और हार, ये सब एक्सेसरीज हैं जो तुमने पहले कभी नहीं पहनी। मैं समझाता हूँ कि ये सब लुमिना साम्राज्य द्वारा बनाए गए रत्नों की एक्सेसरीज हैं। हालांकि लुमिना साम्राज्य के खनिज संसाधन खत्म होने वाले हैं, उनकी प्रसंस्करण तकनीक अभी भी बहुत आगे है और उनके रत्नों की एक्सेसरीज का शिल्प कौशल वाकई में विश्व स्तरीय है। इसके अलावा
यह तकनीक केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है और मेरी मांग पर लुमिनार कारीगर ने जेब घड़ी की नकल की जो विक्टर ने मुझे पहले दी थी। इसकी सटीकता मूल के बराबर है। मैं जल्दी से काम करना चाहता हूँ, इसलिए अगर हम ल्यूमिनस तकनीक को पेश करें तो दुर्लभ जेब घड़ियां बनाना बहुत आसान होगा और शायद हम इस तकनीक का उपयोग अन्य चीजें बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे घोड़े बिना चलने वाली गाड़ियां और बिना हवा के चलने वाले जहाज। हालांकि जिन उदाहरणों का मैं उल्लेख करता हूं वे बहुत आकर्षक हैं, विक्टर पर कोई असर नहीं होता। अगर मैं ल्यूमिनस तकनीक चाहता हूं तो मैं इसे बलात् ले सकता हूं। गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। इस क्षण में सेबेस्टियन हमारी बातचीत में हस्तक्षेप करता है, मुझे संकेत देता है कि कोई आपात स्थिति है। मैं यहाँ के मामलों को एक तरफ रखकर सेबेस्टियन के साथ चला जाता हूँ। पता चलता है कि रेमंड का पीछा करने वाला व्यक्ति उसे खो चुका है और अंततः रेमंड को एक पैकेज के साथ देखा गया है जो स्पष्ट रूप से परेशानी पैदा करना चाहता है। मुझे जल्दी में जाते देख विक्टर को कोई आश्चर्य नहीं होता और फिर वह एड्रियन के साथ अपनी बैठक शुरू करता है। इस बीच विक्टर को अपने महान आविष्कार का प्रमाण देने के लिए रेमंड ने राजधानी में गन पाउडर छिपा दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मैंने पहले ही उसके रास्ते की जांच कर ली है और सभी गन पाउडर को आतिशबाजी में बदल दिया है। यह रेमंड को चौंका देता है क्योंकि वह हमेशा मानता था कि उसके आविष्कार केवल दुर्भाग्य लाएंगे और उसे विश्वास नहीं होता कि मेरी थोड़ी सी संशोधन से यह इतना सुंदर हो सकता है। और मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसे समझाता हूँ कि तुम्हारे ख्याल से बहुत सी चीजें केवल नुकसान ही पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका सही उपयोग नहीं हुआ है। और तुम दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट यह निश्चित रूप से कर सकते हो। इस क्षण में नाइट कमांडर डोमिनिक दौड़ता हुआ आता है और वह रेमंड को ले जाना चाहता है जिसने परेशानी पैदा की। सेबेस्टियन साइड में कहता है कि वह इस व्यक्ति को संभाल सकता है, लेकिन डोमिनिक मना कर देता है क्योंकि उसे मिली जानकारी के अनुसार रेमंड ने एक बार राजधानी में बड़े अशांति पैदा करने की धमकी दी थी, तो उसे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालना होगा। स्थिति जाम हो गई है। सौभाग्य से विक्टर समय पर पहुंच जाता है। मैं उसे बताने वाला हूं कि क्या हुआ। विक्टर कहता है कि कोई व्याख्या आवश्यक नहीं है, उसे पहले से ही पता है कि क्या हुआ। वह डोमिनिक को समझाता है कि अभी जो घटना हुई वह केवल ल्यूमिना राज्य द्वारा नई तकनीक का प्रदर्शन था, लेकिन डोमिनिक नहीं समझता कि दूसरे देश के विद्वान क्यों नई तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। एल्डोरा साम्राज्य में विक्टर बिना चेहरे पर कोई भाव बदले कहता है, क्योंकि हमारा देश ल्यूमिना के साथ तकनीकी आदान प्रदान करेगा। हम ल्यूमिना को सैन्य मार्गदर्शन देंगे, जबकि वे हमें सटीक प्रसंस्करण तकनीक और शैक्षणिक ज्ञान सिखाएंगे। आसमान में आतिशबाजी अभी शुरू हुई है। यह ल्यूमिना की नवीनतम अनुसंधान उपलब्धि है। यह सुनकर प्रिंस विक्टर ऐसा कहते हैं। डोमिनिक केवल पीछे हट सकता है। अगला सवाल है कि रेमंड से कैसे निपटा जाए। वास्तव में विक्टर जानता है कि वह परेशानी पैदा करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए उसने उसे बचा लिया। इसलिए भले ही वह रेमंड से व्यक्तिगत रूप से निपटे, वह मुझे शिकायत नहीं करने देगा। इस तरह की धमकी मिलने पर मैं स्वाभाविक रूप से नहीं सुनती, और मैंने पहले ही विक्टर को मनाने का एक तरीका सोच लिया है, क्योंकि जेब घड़ी वास्तव में रेमंड द्वारा आविष्कार की गई थी। इसलिए यदि हमें ल्यूमिना के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान करना है तो रेमंड अनिवार्य है। मेरे साथ बहस करने में असमर्थ विक्टर साय करता है और रेमंड की जान छोड़ने पर सहमत हो जाता है। अंततः दो देशों के बीच गठबंधन को सुलझाने के बाद प्रिंस एड्रियन लौटने की तैयारी करता है। वह मेरी मदद के लिए बहुत आभारी है, कहते हुए कि मेरे बिना उनका देश शायद नष्ट हो गया होता। इसी तरह रेमंड भी मेरे लिए आभारी है। मेरे कारण उसने बड़ी गलती नहीं की, लेकिन साथ ही वह मेरे लिए भी खेद महसूस करता है। मुझसे पूछता है कि मेरी प्रतिभा इतनी अच्छी होने के बावजूद क्या मैं वास्तव में विक्टर से शादी करने और उसके साथ अपना जीवन बिताने पर पछताऊंगी। मैं कहती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जो समझना चाहती हूँ वह है वह व्यक्ति जो मेरा पति बनेगा। किसी भी अनुसंधान परिणामों या सिद्धांतों की तुलना में मुझे उसकी अधिक परवाह है। रेमंड के जाने के बाद मैं विक्टर को ढूंढती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि उसने रेमंड के प्रति दयालुता दिखाई।
लेकिन इस बार आने का मुख्य कारण कुछ और बात करना है। जो अंगूठी हमने कस्टम बनवाई थी वह आ गई है, इसलिए मैं उसके साथ तैयार उत्पाद देखना चाहती हूँ। जो अंगूठी हमने खास बनवाई थी वो आ गई है, इसलिए मैं उसे उसके साथ तैयार उत्पाद दिखाना चाहता हूँ। लेकिन विक्टर को ज्यादा रुचि नहीं लगती और वो मुझे बताता है कि मुझे अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंगूठी देना सिर्फ उसकी अपनी इच्छा शक्ति थी। तो अगर मुझे यह पसंद नहीं है तो इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर मैं सीधे अपनी भावनाएं कह देती हूँ। जब आकार मापने की बात आई, मैंने अपनी बाईं अंगूठी की उंगली चुनी, क्योंकि मेरे देश में शादी के दौरान पति अपनी पत्नी की अंगूठी की उंगली पर अंगूठी पहनाता है। मैंने भी ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह अंगूठी न केवल शादी में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हो, विभिन्न अवसरों पर अंगूठी पहनकर दिखना। बोलने के बाद मैं रुकती हूँ और उसे उम्मीद भरी नजर से देखती हूँ। क्या तुम इसे मुझे पहनाओगे? विक्टर तुरंत शर्माता है और कहना चाहता है कि वह अब दस्ताने नहीं पहने हुए है, लेकिन मैं जल्दी से कहती हूँ कि वह मुझे छूने के नियम को नजरअंदाज कर सकता है। अब मुझे इतना सक्रिय देखकर विक्टर के पास मना करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए वह मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे पास के सोफे की ओर ले जाता है। अंगूठी धूप में चमकती है। जैसे ही वह धीरे धीरे इसे मेरी उंगली पर रखता है, इस पल मैं इतनी नर्वस हूँ कि मुझे सांस लेना भूल जाती हूँ। एक अविश्वसनीय खुशी मुझ में बह रही है।